बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आसिम जावेद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है लेसन नंबर 10 के साथ। लेसन नंबर 10 में हम प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के ऊपर कुछ डिस्कशंस करेंगे और हम ये देखेंगे कि किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सी कंपनी कम प्रॉफिटेबल है, और आपने अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके अंदर जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें हम देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या होती है और कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होती है, नेट प्रॉफिट रेशो क्या होती है, ईबिटडा या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन रेशो इसको कहा जाता है, शॉर्टली इसको ईबिटडा भी कहा जाता है। और रिटर्न ऑन एसेट्स देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे। लेकिन इस पूरे लेसन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हमने सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है, ये चीज़ें मैं आपको सिर्फ फार्मूलाज डिस्कस करके छोड़ दूंगा आपके ऊपर, क्योंकि ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी हमने डिस्कशन करनी है रिटर्न ऑन इक्विटी पे। ये सिंगल इंडिकेटर है एक, जो आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। ये मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर है, इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं जितनी भी हमने इससे पहले पढ़ी हैं। वो चीज़ें जब आप अप्लाई कर लेते हैं, आप जैसे हमने कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में पढ़ा, उसकी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा, लिवरेज के बारे में पढ़ा, सारी चीज़ें अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मैं जब इस सेक्शन पे जाऊंगा, इसके लिए मैंने एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है इसी लेसन के अंदर, और इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट भी बनाई हुई है जिसके अंदर मैं आपको प्रूव करूंगा कि ये चीज़ क्यों आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये जो बाकी रेशोज़ हैं एक नज़र इन पे डाल लेते हैं ताकि हम अपनी मेन डिस्कशन की तरफ जा सकें। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है ये मैंने जब आपको इनकम स्टेटमेंट पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर हम इसका सिंपल फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर ये जो पहली 4-5 रेशोज़ हैं इनके अंदर कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, इसके समझने में कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये आपको तमाम वेबसाइट्स जिनका जिक्र मैंने अपने लेसन 1 में किया था वहाँ पर आपको इन चीज़ों की कैलकुलेशन की हुई भी मिल सकती है। लेकिन आप को मेरा मशवरा ये है कि आप ये कैलकुलेशंस खुद किया करें, ताकि एक तो अगर किसी वेबसाइट में चूँकि ह्यूमन इन्वॉल्व है डाटा एंट्री के अंदर तो एरर्स भी होते हैं, और मैंने ये एरर्स खुद ऑब्ज़र्व किए हैं बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर कि वहाँ पे कैलकुलेशन एरर्स होते हैं। तो आपके लिए बेस्ट ये है कि किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जिसका आप प्लान कर रहे हैं कि आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, उसकी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ से एक एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लें, या क्वार्टरली अकाउंट्स अगर आप देख रहे हैं वो डाउनलोड कर लें, और वहाँ से ये चीज़ें निकाल के आप इसका एनालिसिस करें। ये एक तो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा, दूसरा जब आप इस काम को बार बार करेंगे तो आपको ये चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी, फिर आप किसी भी जगह बैठ के किसी भी कंपनी का एनालिसिस उसकी एनुअल रिपोर्ट देख के ईजिली कर सकते हैं। अच्छा, ग्रॉस मार्जिन ये होता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो भी इसको कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं, ग्रॉस मार्जिन भी कहते हैं। सिंपली आप किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर दें उसकी सेल से, तो ये जो अगर आप इसको परसेंटेज में इसका आंसर लेंगे तो ये जो परसेंटेज होगी इसको ग्रॉस मार्जिन कहा जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट जो आपके पास आ रहा है उसको सेल्स से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपकी ग्रॉस मार्जिन रेशो आ जाएगी। ग्रॉस मार्जिन रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस के आप कंपनी को कंपेयर कर रहे हैं उसकी इंडस्ट्री के साथ या उसकी अपनी प्रीवियस ईयर्स की परफॉर्मेंस के साथ। एक चीज़ याद रखें, जो सर्विस इंडस्ट्री होती है उसका ग्रॉस मार्जिन हमेशा बहुत ज़्यादा होता है, इवन समटाइम्स 90% तक चला जाता है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री की डायरेक्ट कास्ट कोई नहीं होती। उसके अगेंस्ट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को या ट्रेडर्स को देख लें तो उनका ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन काफ़ी कम होता है। तो इसलिए आप ये मैंने पिछले लेसन में भी आपको बताया कि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें। ये नहीं है कि आप किसी सर्विस कंपनी का ग्रॉस मार्जिन देख के कहें कि जी उसका ग्रॉस मार्जिन 90% है, जबकि किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का देखें तो आपको वो 10% नज़र आए। तो आपने कंफ्यूज नहीं करना कि जो सर्विस कंपनी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जिसको मैं देख रहा हूँ वो अच्छी नहीं है। इसकी बेस पे डिसीजन सिर्फ उस वक्त लेना है जब आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर रहे हैं, जब आप एच कार को इंडस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, GHNI के साथ कंपेयर कर रहे हैं, GHNL के साथ कंपेयर कर रहे हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप इसको किसी और के साथ कंपेयर करके डिसीजन कर रहे हैं तो ये गलत है।
इसी तरह कंपनी के प्रीवियस ईयर के साथ उसके ग्रॉस प्रॉफिट का एनालिसिस करें कि लास्ट ईयर उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना था और इस दफ़ा कितना है। अगर इस दफ़ा बेहतर है और ओवर द ईयर्स बेहतर होता आ रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी ने अपनी डायरेक्ट कास्ट को कंट्रोल कर लिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपने इस फार्मूला को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करना है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे, एक जगह पे मैं आपको एक्सेल के अंदर ये कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? हर इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपको जो है वो ऑपरेटिंग इनकम नज़र आएगी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट नज़र आएगा या ऑपरेटिंग मार्जिन के नाम से भी उसको लिखते हैं। आपने सिंपली वहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है और उसको सेल से डिवाइड करना है, तो ये आपके पास ऑपरेटिंग मार्जिन आ जाएगा। ये भी वेरी करता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में ऑपरेटिंग मार्जिन कुछ का ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है। तो आप जब इंडस्ट्री वाइज कंपैरिजन करेंगे, उसके कंपेटिटर के साथ करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है। सिमिलरली प्रीवियस ईयर के साथ उसका एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर से बेहतर जा रहा है या प्रीवियस ईयर से ख़राब हो रहा है। इसका मतलब है अगर ख़राब हो रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रही, उसके बढ़ते जा रहे हैं, एंड वाइस वैसा। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट मार्जिन की तरफ आते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन ये है सिंपली, जैसे हमने पहले दो चीज़ें पढ़ी हैं। नेट प्रॉफिट में आप क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए आप नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं सेल से। ये एक अल्टीमेट बॉटम लाइन है किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे, ग्रॉस प्रॉफिट भी अपनी जगह पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अपनी जगह पे, लेकिन अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन ओवर द ईयर्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। इसी तरह कंपैरेटिवली अगर बाकी कंपनीज़ की निस्बत उसकी इंडस्ट्री में अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो बाकी कंपनीज़ की निस्बत उसका नेट प्रॉफिट अगर ओवर द पीरियड बढ़ रहा है तो वो उसके लिए अच्छी न्यूज़ है, और आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी जो है वो ओवर द टाइम इम्प्रूव कर रही है। अच्छा, ईबिटडा क्या होता है जी? ईबिटडा मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है रियल लेक्चर्स के अंदर कि ईबिट जो होता है वो कहलाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ईबिट का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और डीए का मतलब होता है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो जब आप इसको कंबाइन करके पढ़ेंगे तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन द सेंस के बाज़ कंपनीज की डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन ज़्यादा होती है दूसरों की निस्बत। तो ये एग्जैक्ट इंडस्ट्री में अगर आप मैच करना चाह रहे हो कि एक कंपनी ऑपरेशनली कितनी अच्छी जा रही है, तो आप फिर ईबिटडा जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ईबिटडा को अगर रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे तो दूसरी कंपनीज के साथ कंपेयर करना इजी हो जाता है। इसको भी आपने सेल से डिवाइड करना है। तो आपने अभी तक देखा कि जितनी भी रेशोज हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सेल्स की बेसिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स ये है कि कंपनी के पास जितने भी एसेट्स हैं कंपनी उससे क्या कमा रही है। अब इसको एक्सप्लेन करना और इसकी इंपॉर्टेंस बताना वो इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ कंपनी के एसेट बहुत ज़्यादा होते हैं और बाज़ कंपनी के एसेट कंपैरेटिवली कम होते हैं। बैलेंस शीट अगर डिफरेंट कंपनीज की देखेंगे तो आपको एसेट्स एक कंपनी के काफ़ी ज़्यादा नज़र आ सकते हैं, दूसरी के उससे कम है। तो जब आप उसको कंपेयर करेंगे कि ₹1 के एसेट के ऊपर उसका नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है, तो वो जो कंपैरिजन है वो आपको ये बताएगा कि किसी कंपनी ने ज़रूरत से ज़्यादा एसेट्स तो नहीं रखे हुए, या किसी कंपनी ने अपने एसेट्स को एफिशिएंटली यूज़ किया है या नहीं किया। इसका फार्मूला ऐसे निकलता है कि आप इसको एक तो इसको आप ROA भी कह सकते हैं, शॉर्टली इसको ROA कहा जाता है डिफरेंट वेबसाइट पे, इसलिए मैंने इसको एब्रीविएशन लिखी है कि डिफरेंट वेबसाइट पे आपको ये नज़र आएगा ROA लिखा हुआ है, तो उससे आप कंफ्यूज ना हो। रिटर्न ऑन एसेट ही है। इसमें आप करते हैं नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं टोटल एसेट से, यानी कि बैलेंस शीट की जो पूरी साइड है एक, उसका जो ग्रैंड टोटल आ रहा है उससे डिवाइड कर दें। तो एक साइड पे सारे एसेट्स होते हैं, एक साइड पे सारी लायबिलिटीज और कैपिटल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट की इक्वेशन में बताया है। तो आप उस टोटल से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये रिटर्न ऑन एसेट आ जाएगा। इसको भी परसेंटेज में कैलकुलेट करें। अब यहाँ से आप दो कंपनीज का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर दो कंपनीज हैं। आप अगर दो कंपनीज का रिटर्न ऑन एसेट्स निकालें और एक कंपनी का सपोज 10% है और एक कंपनी का 15% है, जिस कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट ज़्यादा है इसका मतलब है कि वो अपने एसेट्स को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर रही है दूसरी की निस्बत, यानी कि 15% जिसका आया है वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू जिसका रिटर्न ऑन एसेट 10% आया है। अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी ऑलमोस्ट रिटर्न ऑन एसेट्स की तरह है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे डिफरेंट है कि यहाँ पे इसको टोटल एसेट से डिवाइड नहीं करते बल्कि इसको
टोटल कैपिटल से डिवाइड करते हैं। अब किसी कंपनी का टोटल कैपिटल क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टोटल कैपिटल जो होता है वो शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ये इसका टोटल कैपिटल कहलाता है। अब इसका एक सिंपल फार्मूला ये हो सकता है कि आप टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करें तो वो टोटल कैपिटल वो भी बन जाएगा। अब इसको हम नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ये नहीं करते। नेट प्रॉफिट से इसलिए नहीं करते कि नेट प्रॉफिट में से आप ऑलरेडी इंटरेस्ट माइनस कर चुके होते हैं और टैक्सेस माइनस कर चुके होते हैं। टोटल कैपिटल से मुराद ये है कि बिजनेस के अंदर जो भी पैसा लगा है, चाहे वो आपकी अपनी पॉकेट से लगा है या आपने किसी और से लोन लेके लगाया हुआ है, ये आपसे मुराद यहाँ ये है कि आप सपोज एक कंपनी के ऑनर हैं, तो आपका कुछ पैसा खुद का लगा होगा और कुछ आपने बैंक से लोन लिया होगा या बॉन्ड्स इशू किए होंगे या डिबेंचर्स इशू किए होंगे, कहीं से भी उधार लेके आपने लगाया हुआ। तो दो बेसिक सोर्सेज होते हैं, या तो आपका इक्विटी होती है या आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। जब उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो टोटल कैपिटल बन जाएगा। अच्छा, टोटल कैपिटल को भी जांचना जरूरी है कि आपके पास जितना पैसा था उस पर आपने क्या कमाया। शेयर होल्डर इक्विटी से सिर्फ अगर डिवाइड करेंगे तो वो तो शेयर होल्डर का रिटर्न आ जाएगा, लेकिन टोटल कैपिटल से डिवाइड करने का मतलब ये है कि जो भी पैसा आपके पास था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आपकी अपनी पॉकेट से आया या आपने किसी से लोन लिया, उसके ऊपर आपने क्या कमाया। तो इस सूरत में आप नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस होता है, टैक्सेस माइनस होते हैं। तो आप यहाँ ईबिट यूज करेंगे। ईबिट से मुराद अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसको पीबिट भी कहा जाता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो आपने वहां से यानी नेट प्रॉफिट में आप इंटरेस्ट भी दोबारा ऐड कर दें और टैक्सेस भी दोबारा ऐड कर दें। किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट उठाएं, उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दें, उसमें टैक्सेस ऐड कर दें, तो वो ईबिट बन जाएगी। तो ईबिट को आप डिवाइड कर दें टोटल कैपिटल से, और टोटल कैपिटल के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये होगा टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये भी एक आपको बताएगा ओवरऑल कंपनी का कि कंपनी अपने जितना भी उसके पास पैसा अवेलेबल था फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस, उसके ऊपर उसने क्या रिटर्न कमाया। और फिर इसको सिमिलरली जैसे हम पिछली रेशोज में हमने डिस्कस किया कि उसको इंडस्ट्री के साथ भी कंपेयर करें और उसको कंपनी की अपनी ओवर द ईयर्स जो परफॉर्मेंस है उसके साथ भी कंपेयर करें। अगर ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये ज़्यादा है तो वो अच्छा है, अगर वो कम है तो वो अच्छा नहीं है। अच्छा, अब आते इस लेसन के सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, इसको मैंने अलग सेक्शन में डाल दिया, इसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं। क्यों? पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं रिटर्न ऑन इक्विटी होती क्या है। अच्छा, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक अजम्पशन ले लेते हैं कि आपके पास कहीं से 1 लाख रुपए आ गया, चाहे आपको बोनस मिला, आपका कोई लॉटरी निकल आई, या आपको किसी दोस्त ने उधार देना था वो आपको दे दिया, किसी भी तरीके से आपके पास 1 लाख रुपए आ गया। अब आप उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपने जब इधर उधर गौर किया तो आपके पास ये ऑप्शन आया कि यार मैं इसको बैंक में डिपॉजिट करा देता हूँ, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है, उसने कहा कि यार मेरा बिजनेस है, तुम इसके अंदर लगा लो, तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन आपको पास ये आया कि यार मैं इसको रियल एस्टेट में लगा देता हूँ, मैं कोई प्लॉट वगैरह ले लेता हूँ। अब इसके अलावा भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन कंसिडर किए। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, एक कॉमन सेंस सारे ये रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते कि यार इसको स्टॉक्स के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना है। मसलन हम ये अज्यूम करते हैं कि बैंक के पास आप गए तो बैंक के मैनेजर के पास आप बैठे, उसने कहा कि मैं आपको 4% इंटरेस्ट रेट दूंगा पर एनम आपके पैसे के ऊपर। आप अगर मेरे पास डिपॉजिट करा देते हैं तो 4% पर एनम मैं आपको दूंगा। अब आपके पास 1 लाख रुपए है, इसका मतलब है कि साल के एंड पे 1 लाख का 4% जो है वो 4,000 रुपये बन जाता है। तो आपकी टोटल मनी जो एट द एंड ऑफ द ईयर बन जाएगी वो 1,04,000 रुपये हो जाएगी। मैं इस वक्त जो टैक्सेस हैं, अदर फीस हैं, वो सारी इग्नोर कर रहा हूँ। सिंपलिसिटी के लिए हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि कोई टैक्सेस नहीं है और कोई बैंक चार्जेस नहीं है। आपने 1 लाख रुपए डाल दिया और साल के एंड पे वो 1,04,000 रुपये हो गया। ये एक ऑप्शन आपने एवेल्युएट किया, इसको साइड पे रखा। दूसरा ऑप्शन, आप दोस्त के पास गए, उसने कहा कि यार जो मेरा बिजनेस है मैं 8% माशाल्लाह प्रॉफिट हर साल जनरेट कर लेता हूँ, कभी 9 हो जाता है, कभी 7 हो जाता है, लेकिन एवरेज 8% है। हम ये ज्यूम करते हैं कि जब आप दोस्त के पास गए और आपने सोचा कि अगर मैं इसके साथ इन्वेस्टमेंट करूँ,
और 1 लाख रुपया इसके बिजनेस में लगा दूं तो साल के बाद मुझे 8% के हिसाब से 8,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस सूरत में मेरी साल के एंड पे जो वर्थ हो जाएगी, जो टोटल वेल्थ हो जाएगी मेरी, वो 1,08,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है और 8,000 उस पर प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अभी इस केस में भी बहुत सारे रिस्क हैं और स्पेशली दोस्तों के साथ पैसे लगाने में काफ़ी रिस्क होता है, लेकिन हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि कोई रिस्क नहीं है और हम ये समझ रहे हैं कि इस केस में आपको 1,08,000 रुपये मिल गया। तीसरा ऑप्शन जो आपके पास था वो रियल स्टेट का था। रियल स्टेट में आपने सोचा कि मैं क्यों ना एक प्लॉट बाय कर लूँ और उसको 1 साल के लिए होल्ड कर लूँ, और जिस जगह आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, आप ये समझते हैं, आपकी ये सोच है, आपकी ये वैल्यूएशन है बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स के साल के बाद इसकी प्राइस कम से कम 20% ऊपर जाएगी, क्योंकि उस एरिया में नॉर्मली ये रूटीन चल रही है कि हर साल 20% प्राइसेस ऊपर चली जाती है। ये आपका एस्टिमेट है। याद रखें, बैंक के केस में उसने 4% आपको कमिट किया है, दोस्त ने आपको 8% की बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिटर्न्स उसने आपको बताया कि 8% कमा लोगे। रियल स्टेट के केस में आप खुद ये बेस्ड ऑन द फैक्ट्स आप ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको 1 लाख पे 20% का प्रॉफिट हो जाए तो इसका मतलब है कि आप साल में 20,000 रुपया कमा लेंगे। इस तरह आपकी टोटल जो वेल्थ होगी एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, वो 1,20,000 रुपये हो जाएगी। और इसमें भी हम, जैसे हमने पहले बाकी 2 केसेस में किए, हम टैक्सेस और अदर रिस्क को इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं। अब जब ये सिचुएशन आपके पास होगी तो फ्रैंकली टेल मी कि आप क्या ऑप्शन लेंगे। आप ये ऑप्शन लेंगे कि मैं रियल स्टेट में जाता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। ये जो 20% है ये रिटर्न है, ये जो 8% प्रॉफिट वो दे रहा है वो रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये जो 4% बैंक आपको दे रहा है वो रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी से हमारा रोज का वास्ता है, हम रोज कैलकुलेट करते हैं और हम ये अज्यूम करते हैं कि हाँ, जिस जगह पे मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा। लेकिन आप रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ जो दूसरा फैक्टर कंपेयर करते हैं वो कहते हैं रिस्क का। बैंक में पैसा रखने का रिस्क सबसे कम है, क्योंकि अगर बैंक ने आपको कमिट किया है कि वो 4% देगा तो इस बात के 99% चांसेस हैं कि वो आपको 4% देगा। अगर आपने दोस्त के पास इन्वेस्ट किए है कि वो आपको साल के एंड पे 8,000 रुपया देगा प्लस आपकी ओरिजिनल अमाउंट भी वापस करेगा, तो यहाँ रिस्क कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि बिजनेस है, उसमें नुकसान भी हो सकता है। क्या पता आपको प्रॉफिट 12% मिल जाए, क्या पता वो 2% मिले, क्या पता वो कहीं नुकसान हो गया भाई। अब आपका 1 लाख जो है वो 70,000 रह गए, 30,000 आपका नुकसान, जो कि आप प्रॉफिट में मेरे हिस्सेदार थे, लॉस में भी मेरे हिस्सेदार हैं, तो अब आपको 30,000 लॉस भी जो है वो मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा। रियल एस्टेट के केस में भी रिस्क है। तो जब आप डिसीजन लेते हैं तो आप जनरली, हर बंदा कॉमन सेंस यूज करते हुए ये देखता है कि मेरा रिस्क क्या है और मेरा रिटर्न क्या है, फिर उनको वे करता है और उसकी बेस पे डिसीजन लेता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अक्सर लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाह रहे हैं, आपकी रीज़न क्या है कि आप स्टॉक्स में आना चाह रहे हैं, या आप रियल एस्टेट में जाना चाह रहे हैं, या आप गोल्ड परचेज करना चाह रहे हैं, कोई भी कमोडिटी में ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का एक पर्पस है। ज़्यादातर लोग जो जिनसे मेरा फेसबुक के थ्रू रब्ता है, या जो मैं लाइव कहीं पे ट्रेनिंग सेमिनार में जाता हूँ, तो लोगों से मैं ये क्वेश्चन करता हूँ। ज़्यादातर लोग या तो जॉब्स कर रहे हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, या स्टूडेंट्स हैं और वो इसके अंदर आना चाह रहे हैं। तो मैं उनसे जब क्वेश्चन करता हूँ कि आपका पर्पस क्या है भाई इन्वेस्टमेंट का, और ये क्वेश्चन मैं अपनी जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनसे करना चाह रहा हूँ। 1 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज कर दें और आप खुद सोचेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है, आप क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप स्टॉक्स में आना चाह रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे ये जवाब देते हैं, वो कहते हैं जी हम अपनी वेल्थ बढ़ाना चाह रहे हैं। सिंपल सी बात है भाई साहब, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस तो नहीं है जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जो स्टार्टर्स हैं, जो अभी स्टॉक मार्केट में आए हैं, मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि ये आपका एक बिल्कुल गलत जवाब है। आपकी अप्रोच जो है, जो आप, जब मैं पर्पस की बात कर रहा हूँ तो आपका फर्स्ट पर्पस ये नहीं कि आप अपनी वेल्थ को इंक्रीज करें। अच्छा, वो बड़ा सरप्राइजिंगली पूछते हैं कि अच्छा जी फिर क्या इसका पर्पस है।
तो मैंने बताता हूँ कि आपका पहला पर्पस ये है कि अपने पैसे को बचाएं, अपने पैसे को डेप्रिसिएट होने से बचाएं। आपका पैसा क्यों डेप्रिसिएट होगा जी? पैसा 3 वजह से डेप्रिसिएट होगा। नंबर 1, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में कहा, आपके पास 1 लाख रुपए है, आपको मिल गया कहीं से भी और आप उसको घर में रख लेते हैं। जब आप उसको घर में रखेंगे तो कोई ना कोई आपके ज़हन में खर्चा आ ही जाएगा कि यार इसको कहीं मैं वॉच ले लेता हूँ, मोबाइल ले लेता हूँ, मैं बच्चों के कपड़े ले लेता हूँ, मैं किचन की कोई चीज़ ले लेता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि जब आपकी जेब में पैसा आता है तो सबसे पहली जो सोच आपके दिमाग में आती है, जो हुनर आपको आता है, वो ये है कि इसको खर्च कहाँ करना है। ये सबको खुद ब खुद आ जाता है जब आपके पास पैसा आता है। तो जब आप उसको खर्च करेंगे तो आपका पैसा डेप्रिसिएट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मे बी अगर आप उस 1 लाख में से 10,000 खर्च करते हैं तो 10,000 डेप्रिसिएट हो गया, पीछे रह गया 90,000। या फिर आप वो अगर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फजूल खर्च हैं तो आप उसको 1 लाख रुपए भी फ़ौरन खर्च कर सकते हैं। तो एक वजह तो ये है कि आप उसको खर्च करेंगे घर रख के। दूसरी वजह क्या है? आप उसको घर में रखा हुआ है और खर्च भी नहीं कर रहे, वो फिर भी कम हो जाएगा। वो क्यों कम होगा? वो इन्फ्लेशन की वजह से कम होगा। हर साल जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ती जा रही है, चाहे वो 2% है, चाहे वो 5% है या 10% है, वो इस वजह से बढ़ेगा। अब जो आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू पिछले साल थी, आप खुद सोच के बताएं कि इस साल भी उसकी वही वैल्यू है। वक्त के साथ साथ पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी आपके पैसे की वर्थ कम हो जाएगी। एक प्लॉट जो आज आप 1 लाख का ले रहे हैं, नेक्स्ट ईयर वो, चूंकि हमने 20% अभी डिस्कस किए कि उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, नेक्स्ट ईयर वो आप 1,20,000 का भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो आपके 1 लाख रुपए की वर्थ जो है वो कम होगी ओवर द टाइम। तीसरी रीज़न क्या हो सकती है पैसा डेप्रिसिएट होने की? कि आप उसको गलत जगह इन्वेस्ट कर दें। गलत जगह इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस होगा। जब लॉस होगा तो आपका 1 लाख रुपया कम होकर 90,000 भी हो सकता है या इवन 0 भी हो सकता है। तो ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका पैसा डाउन हो जाता है। तो आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो पैसे को इंक्रीज नहीं करना। आपका फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए वो पैसे को सेव करना है कि इन तीनों चीज़ों से मैं उसको बचा लूँ। यानी कि मैं इन्फ्लेशन से भी बचा लूँ अपने पैसे को, मैं उसको फजूल खर्ची से भी बचा लूँ और मैं उसको गलत इन्वेस्टमेंट से भी बचा लूँ। आपकी जो रेस है एज इन्वेस्टर वो इन्फ्लेशन के साथ है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ है। जैसे मैंने कहा कि हर साल आपके पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो कोशिश करें कि इसको इतना इंक्रीज कर लूँ कि मैं इन्फ्लेशन के साथ साथ चल सकूँ। अगर इन्फ्लेशन 5% एक साल में, तो मैं कम से कम इतना कमाऊँ कि मैं 5% अपने पैसे की वर्थ बढ़ा लूँ ताकि मेरे पैसे की वैल्यू वो रहे जो आज है। सपोज हम कहते हैं कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल गई जहाँ पे आप 10% एक साल में कमा रहे हैं, तो क्या आप ऐसी जगह पे खुश होकर पैसा लगाएंगे? लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको ये डिसीजन इस सेंटेंस की बेस पे नहीं लेना चाहिए कि मैं आपको इतना रिटर्न दूंगा। आपने उसको फौरन वे करना है इन्फ्लेशन के साथ। सपोज उस साल में इन्फ्लेशन 15% हो गई, हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर क्या होगा? फिर क्या आप खुश होंगे कि आपको 10% रिटर्न मिल रहा है? क्यों खुश होंगे और क्यों खुश नहीं होंगे? अब आपको ये जजमेंट लेनी है खुद। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट के अंदर जा रहे हैं, आपने इन्फ्लेशन भी देखनी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी देखनी है, और जो रिटर्न आपको मिल रहे हैं वो भी आपने देखनी है। इस केस में जब पहला साल था तो आपके पास 100 रुपए थे या 1 लाख रुपए थे, इसको हम 100 कह रहे हैं, और उससे आप 100 रुपए की कोई चीज परचेज कर सकते थे। जब नेक्स्ट ईयर आया तो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% रिटर्न आ गया। ये 10% रिटर्न ये शो करता है कि अब आपकी वेल्थ 110 रुपए होगी नेक्स्ट ईयर में, दूसरे साल में। लेकिन चूंकि हम ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 15% बढ़ी है, तो ये जो चीज़ थी 100 रुपए की, ये अब 115 की होगी। पहले साल में आप इसको बाय कर सकते थे, दूसरे साल में अब आप इसको अपनी इवन रिटर्न मिला के भी नहीं बाय कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अब आप ईयर 2 में नुकसान में हैं। हमेशा ये कोशिश करें कि इन्फ्लेशन रेट के ऊपर ध्यान दें। आपकी रेस उसके साथ है, आपकी रेस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ है।
अपने पैसे पे कम से कम इतना रिटर्न ज़रूर जनरेट करें कि जो आपको इन्फ्लेशन के साथ चलने में मदद दे। अगर आप बैंक्स के पास जाएं, मैं लास्ट मंथ बैंक में गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हम अब 3% रिटर्न दे रहे हैं। अब मेरी इन्फ्लेशन ही जो है वो 3% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि मैं वहाँ पैसा रख के नुकसान में हूँ। मुझे कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू ढूंढना है जहाँ पे मैं 3% से ज़्यादा कमा लूँ, सॉरी इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा कमा लूँ। अगर मेरी इन्फ्लेशन सपोज 4% है तो मुझे ऐसा एवेन्यू ढूंढना है जहाँ पे मेरे रिटर्न 4% से ज़्यादा हो। तो मैंने इसके ऊपर आपका ज़्यादा टाइम लिया है इस बात के ऊपर, सिर्फ इस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको ये चीज़ समझ होनी चाहिए कि मेरी रेस किसके अगेंस्ट है, मेरा बेंचमार्क क्या है, और मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने इन्फ्लेशन के साथ फाइट करना है। मैंने अपनी रिटर्न्स जो हैं, जो मेरी रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा होनी चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी का एक सिंपल फार्मूला लेमैन लैंग्वेज में मैं ये बताता हूँ कि इंक्रीज इन योर वेल्थ डिवाइडेड बाय योर इन्वेस्टमेंट, ये रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन इक्विटी का बिजनेस सेंस में क्या फार्मूला है? रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनीज कैसे कैलकुलेट करती हैं या डिफरेंट वेबसाइट कैसे कैलकुलेट करती हैं? वो नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देती हैं शेयर होल्डर की इक्विटी के साथ। जो भी शेयर होल्डर की टोटल इक्विटी है उसमें रिजर्व्स भी शामिल हैं, इशूड सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी शामिल है और बाकी चीज़ें भी शामिल हैं। जितनी भी टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी होगी उससे डिवाइड कर दे नेट प्रॉफिट को, वो रिटर्न ऑन इक्विटी आएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी का दूसरा सिंपल फार्मूला वो ये है कि आप ईपीएस को डिवाइड कर दें बुक वैल्यू पर शेयर से, ये भी रिटर्न ऑन इक्विटी आएगा। और इन दोनों का आंसर सेम आएगा बाय द वे, ये कोई दो डिफरेंट फार्मूलाज नहीं है, दो डिफरेंट मेथड्स हैं आरओई कैलकुलेट करने के जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये मैं आखिरी चीज़ एक और आपको शो कराना चाहता हूँ, ये रिटर्न बुक वैल्यू पर शेयर जो है, आप जब शेयर परचेज करते हैं आप बुक वैल्यू पे नहीं परचेज करते। मैंने आपको लेसन 7 के अंदर आई गैस ये बताया था कि बुक वैल्यू पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो उसकी वो वैल्यू है जो कि ओरिजिनल इन्वेस्टर्स ने जब आईपीओ हुआ था उस वक्त उन्होंने जितने का शेयर खरीदा प्लस उनके प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट होते रहे, रिजर्व्स बनते रहे, उनके लिए तो ये आरओई ठीक है। लेकिन आप जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, आप अब जाके वो शेयर मार्केट से परचेज कर रहे हैं, तो आप बुक वैल्यू पे तो नहीं परचेज कर रहे। कुछ कंपनीज के शेयर बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, कुछ कंपनी के शेयर जो है बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी का शेयर बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी वो नहीं होगा जो इस फार्मूला से निकलेगा। आप यहां पर सिंपली एक चेंज करेंगे, उसको हम कहते हैं, अब हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये इफेक्टिव रिटर्न ऑन इक्विटी जो आपको मिलनी है। इसमें आप ईपीएस को डिवाइड करेंगे मार्केट वैल्यू पर शेयर से। मार्केट वैल्यू से मुराद जिस पे आप बाय कर रहे हैं, तो आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी तब निकलेगी। इसको मैं थोड़ा सा आपको अब एक्सेल से समझाने की कोशिश करता हूं। एक्सेल के अंदर ये मैंने दो कंपनीज ली हैं, एक GHNI और एक हीनो, और इनका कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। ये जो GHNI का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये मैंने यहाँ पे उसकी एनुअल स्टेटमेंट से ले लिया, ये मैंने उसकी बैलेंस शीट से, उसकी एनुअल रिपोर्ट से ली हैं। ये फिगर्स के 2016 में ये थी, 2015 में ये, और 6 साल का डेटा है आपके पास, ठीक है। तो आप हेड देखें मैंने क्या लिया, नेट सेल्स लिया है, ग्रॉस प्रॉफिट लिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया है या नेट प्रॉफिट भी इसको कहते हैं, शेयर होल्डर्स की इक्विटी ली है, नंबर ऑफ शेयर्स लिए हैं, ये भी मुझे बैलेंस शीट से मिल गए, और शेयर प्राइस जो है ये मैंने SCS ट्रेड से ली है, ये मैंने ओरिजिनल ली है जो इस फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है उसके ऊपर ली है, और ये बाकी जो हैं ये एवरेज जो शेयर प्राइस थी फॉर दैट ईयर वो मैंने SCS ट्रेड से उठा ली है। अब ये मैं कुछ रेशियोज यहाँ पे कैलकुलेट करने लगा हूँ। एक है जी बुक वैल्यू पर शेयर, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, लेकिन यहाँ पे हम अब इसको एक्चुअली कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ये मैंने 6 के 6 साल सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे मैं फार्मूला लगा रहा हूँ इज इक्वल टू, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स की जो टोटल इक्विटी है, ठीक है, ये वाली शेयर होल्डर्स की टोटल इक्विटी है, इसको डिवाइड कर दें आप शेयर नंबर ऑफ शेयर से, ठीक है। टोटल इक्विटी है उसको जब डिवाइड करेंगे तो वो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। सिंपल हमने ये करना है। जब ये मैंने कर लिया, अब यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, ये मेरे पास 6 के 6 साल की बुक वैल्यू पर शेयर आ गई। दूसरी चीज जो मुझे कैलकुलेट करनी है वो EPS, अर्निंग पर शेयर, और ये बहुत सिंपल है। अर्निंग पर शेयर आप कैसे निकालते हैं, सॉरी सारे सिलेक्ट कर लें। अर्निंग पर शेयर आप ऐसे निकालते हैं कि आप
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर से, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और फिर कंट्रोल एंटर प्रेस करें, ये हर साल की ईपीएस आ गई, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जैसे मैंने आपको भी फार्मूला बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में आप करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, उसी साल की सेल्स ऑफ कोर्स, और इसको कंट्रोल एंटर प्रेस कर दें, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैसे निकालते हैं, इसको भी सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, और इज इक्वल टू सिंपली ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, ठीक है, फिर सेल्स, नेट सेल्स जो, और कंट्रोल एंटर प्रेस कर दें, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गई। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी, ये मैंने आपको फार्मूला समझाया था अभी प्रेजेंटेशन में, हम यूज़ करते हैं नेट प्रॉफिट, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इसको लिखते हैं, या अर्निंग आफ्टर टैक्स भी लिखते हैं, ईएटी या ईट भी उसको कहते हैं, और डिवाइडेड बाय दोबारा सेल्स। तो आपने ये देखा यहाँ तक जितने भी फार्मूलाज थे हम सेल्स के साथ उसको डिवाइड करते जा रहे हैं। अब जो फार्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी के, मैंने दो मेथड आपको बताए। रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला नंबर 1 है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स एक्विटी, और कंट्रोल एंटर प्रेस कर दें, ये इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है। मेथड 2 मैंने आपको बताया था कि आप करें ईपीएस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, और इसको कंट्रोल एंटर प्रेस करें। अब आप देख लें ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे, रिजल्ट आपका सेम आएगा, ठीक है। जब आपको रिजल्ट सेम आएगा तो एक्चुअली मेथडोलॉजी भी वही है, इसको भी नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया था, इसको भी नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, तो ऑब्वियसली इनका मेथड एक आना। ये दो मेथड इसलिए बताएं कि अगर आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है, ठीक है, आपके पास सिंपली ईपीएस है और बुक वैल्यू है, तो उससे भी आप कैलकुलेट कर लें, और अगर आपके पास इनकम स्टेटमेंट पूरी है तो उससे भी डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर लें। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब आप किसी कंपनी की एनुअल स्टेटमेंट देखेंगे और या कंपैरिजन कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, आप SCS ट्रेड पे चले जाएं, इंडस्ट्री का कंपैरिजन वहाँ पे मौजूद है, तो अगर आप वहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, आप कहेंगे वाह इसकी तो बड़ी माशाल्लाह 24% रिटर्न दे रहा है जी ये 2016 के अंदर। नहीं, यहाँ से डिसीजन कभी भी मत लें, ये आपका रिटर्न नहीं है, ये रिटर्न उनका है जिनकी बुक वैल्यू 145.91 है, जिन्होंने इस शेयर पे इस रेट पे परचेज किया होगा, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन आपको तो इस रेट पे नहीं मिल रहा। आपने अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कैलकुलेट करनी है, ये भी हम करते हैं, इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया है ईपीएस, ठीक है, उस साल की रेलेवेंट, डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस। ये शेयर प्राइस जो है इस फ्राइडे को 681 पे ये क्लोज हुआ है, और कंट्रोल एंटर प्रेस करें, आपका रिटर्न ऑन इक्विटी ये है। तो देख लें पिछले साल की निस्बत, पिछले साल, अब यहां से आपको मार्केट की बहुत समझ आएगी। वो कैसे कि पिछले साल शेयर था, एवरेज प्राइस थी 278, और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी था 3.77। इसका मतलब है कि 278 रुपए लगा के आप 3.77 पर एनम जनरेट कर पा सकते थे, लेकिन इस दफ़ा इवन 681 रुपये का शेयर है, 681 का शेयर है, लेकिन आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 5.14% है। यानी कि ये शेयर इस प्राइस पे महंगा था उस टाइम पे, बेस्ड ऑन द अर्निंग ऑफ द लास्ट ईयर, लेकिन आज ये शेयर 681 में भी सस्ता है, 5.14% आपको रिटर्न दे रहा है। लेकिन बी कॉशियस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि आपने किसी भी शेयर को उसकी पास्ट परफॉर्मेंस में नहीं चेक करना, आपने ये देखना है कि नेक्स्ट ईयर मुझे क्या रिटर्न मिलेगा इसके ऊपर, नेक्स्ट ईयर इस शेयर की वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या होगी, और प्लस इसकी अर्निंग्स क्या होंगी। अब इस पे हम जब 1-2 लेक्चर्स के बाद हम इस स्टेज पे आने वाले हैं कि हम किसी शेयर की फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करें।
मेरे लिए इसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि मैं आपकी बेस बनाऊं। पहले आप लोगों को ये चीज़ें, ये जार्गन समझो, आपको ये आइटम समझो प्रॉफिट एंड लॉस के या बैलेंस शीट के। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर कैसे कैलकुलेट करना है। बहुत सारे लोग जो है वो मैसेज कर रहे हैं कि बस प्लीज़ उस पर आ जाएं। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं अगर ये लेक्चर बना सकता हूँ वो बना सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको समझा के चलना है। अच्छा, अब ये तो जी एच एन आई का हो गया। अब मैंने ये कंपैरिजन किया था जी एच एन आई का हीनो के साथ। अब जब दो शेयर्स के बीच में आप चूज कर रहे हो कि मुझे क्या बाय करना है, तो फिर आप एक कंपनी का एनालिसिस करें, उस पर इफेक्टिव रिटर्न ऑन इक्विटी, ये जो अभी हमने निकाला इस पर 5.14% आया है, तो फिर दूसरी कंपनी का भी ही एनालिसिस करें और फिर ये देखें कि आपको किस पे क्या रिटर्न मिल रहा है। ये आपके लिए मैंने हीनो का एनालिसिस, सिमिलरली मैंने टाइम सेव करने के लिए वो सारा खुद से कर लिया। इसी तरह बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस से चीज़ें उठाई और बैलेंस शीट से चीज़ें उठाई, यहाँ पुट की। यही फार्मूलाज जो मैंने ऊपर लगाए हैं, यही वाले यहाँ भी लगाए हैं। अब इसका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 5.91% आ रहा है, इसका 5.14% आ रहा है। तो अगर हम प्योरली हिस्टोरिक बेसिस पे बात करें, हिस्टोरिक अर्निंग बेसिस पे बात करें, तो आप ये कहेंगे कि हीनो इज़ मच बेटर फॉर मी, ऑल दो कि ये शेयर इस वक्त 1520 रुपये का और ये शेयर जो है ये 681 का है, लेकिन ये शेयर मुझे सस्ता पड़ रहा है। ये वाला हीनो का क्यों सस्ता पड़ रहा है? क्योंकि इस पे मुझे 5.91% का आरओई मिल रहा है और इस पे मुझे 5.14% का मिल रहा है। लेकिन मैं फिर बताता चलूँ, ये हिस्टोरिक है और हिस्टोरिक पे आपने कभी डिसीजन लेना नहीं है। जब हम फ्यूचर वैल्यू पढ़ेंगे तो फ्यूचर वैल्यू में हम ये देखेंगे कि इसकी ईपीएस कहाँ जा सकती है, इनो की कहाँ जा सकती है और जीएचएनआई की कहाँ जा सकती है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट किसी कंपनी का देखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर की प्राइस जो है वो फ्यूचर के ऊपर, एक्सपेक्टेशन के ऊपर चलती है, रियलिटी के ऊपर नहीं चलती कि प्रीवियसली क्या हुआ है। एक कंपनी ने प्रीवियस ईयर लॉस किया है, नेक्स्ट ईयर उसकी शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। और इसकी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से देता हूँ। इस कंपनी ने जीएचएनआई ने 2012 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं था, इसको लॉस आफ्टर टैक्स था, ठीक है, और इसकी शेयर की प्राइस 14 रुपए थी। नेक्स्ट ईयर इसकी एवरेज प्राइस 21 रुपए थी। क्यों? क्योंकि मार्केट जब यहां खड़ी थी तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि नेक्स्ट ईयर इसके प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। और एक्सपेक्ट कैसे करते हैं? वो उसके क्वार्टरली अकाउंट्स आपके सामने आ जाते हैं, आपके पास मार्केट का डाटा आपके सामने आ जाता है, आप उसके प्रोस्पेक्ट देखते हैं और उसकी बेस पे आप ये एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं कि हाँ ये ऊपर जाएगा। और जाहिर सी बात है कि लॉस के टाइम पे वो शेयर 14 रुपए का था, जब सब लोगों को पता है कि ये लॉस में है। नेक्स्ट ईयर लोगों की उम्मीद अच्छी थी और वो शेयर 7 रुपए ऊपर चला गया और 14 से 21 पे जाने का मतलब ये है कि वो 50% ऊपर चला गया। बट ये काफ़ी बड़ा इंक्रीज है। और फिर ये नेक्स्ट टाइम जो है वो 100% इंक्रीज हो गया, उससे ज़्यादा इंक्रीज हो गया और उस साल और भी, और सो ऑन सो फोर्थ। तो हमेशा ये देखें कि नेक्स्ट ईयर में जो कंपनी की अर्निंग होगी उसको आप डिवाइड कर लें इस वक्त की शेयर प्राइस से, तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी आएगा। अगर वो रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर 1 आपने ये चेक करना है कि वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा है ज़रूर इन्वेस्ट करें, अगर वो इन्फ्लेशन से कम है कभी मत इन्वेस्ट करें। दूसरी चीज़ कि जब दो कंपनीज के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक का आरओई निकालें, इफेक्टिव आरओई, और दूसरे का इफेक्टिव आरओई निकालें जिसमें आपको इफेक्टिव आरओई ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट करें। इसका मैंने एक ये ग्राफ भी बनाया था, ये मैंने अपने फेसबुक पे अपलोड भी किसी ग्रुप में किया था आई गेस। तो ये देखें आरओई जो है ये जीएचएनआई की ये यहाँ पे ज़्यादा थी 2011 में, फिर ये कम हो गई, इनू ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे जीएचएनआई ऊपर चला गया, यहाँ पे जो है वो फिर जीएचएनआई नीचे आ गया और इनू ऊपर है। तो इस वक्त करंटली इनू ऊपर है, लेकिन ये देखिए दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे इनकी कन्वर्जेंस हो रही है। इसके बाद क्या होता है, इनू ऊपर जाता है या जीएचएनआई ऊपर जाता है, इट डिपेंड्स। इस शीट में मैंने बाकी इनके एनालिसिस भी किए हैं, जीएचएनएल का भी किया हुआ है। जीएचएनएल का जैसे इस वक्त 4.77% आरओई इफेक्टिव आरओई बनता है, ये दोनों से कम है। हीनो का डिटेल बाकी एनालिसिस भी यहाँ पर किया हुआ है कि इसकी मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस कितनी है, मार्केट रेशोज इनकी डिविडेंड क्या हैं, डिविडेंड्स क्या हैं, ये चीज़ें मैंने इनकी एनुअल रिपोर्ट से निकाली हैं। अगर आपको ये शीट चाहिए हो मुझे मैसेज कर दें, ये भी मैं आपको दे दूँगा। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच।
मेरा ख्याल है कि आज के लिए काफ़ी है, काफ़ी बड़ा लेसन हो गया, लेकिन आपको रिटर्न ऑन इक्विटी की इंपॉर्टेंस समझ होनी चाहिए। बाकी रेशियोज़ बहुत सिंपल हैं, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कैलकुलेशन फार्मूलाज भी बहुत सिंपल हैं। लेकिन आरओई को सिंपली उसके फेस पे मत लें कि अगर किसी वेबसाइट ने लिखा हुआ है कि फ़लाँ कंपनी की आरओई इतनी है या एनुअल रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है तो वो आरओई आपकी नहीं है। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था इस हवाले से कि आपको ये डिफरेंस पता हो चीज़ों के अंदर। आपकी आरओई मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर पे डिपेंड कर रही है जिस पे आप बाय कर रहे हैं, आपकी बुक वैल्यू ऑफ शेयर पे डिपेंड नहीं कर रही। जबकि किसी भी अगर आप एनुअल रिपोर्ट में देखें तो वो बुक वैल्यू के ऊपर आरओई कैलकुलेट करते हैं, और मुख्तलिफ वेबसाइट पे अगर आप उसका एनालिसिस देखना चाहें वहाँ पे भी उसको उसकी आरओई जो है वो आपको वही मिलेगी जो उसकी एनुअल रिपोर्ट में, जो जिसकी बेस पे डिसीजन करेंगे तो आई गेस के वो काफ़ी गलत होगा। आई गेस नहीं, आई एम श्योर वो काफ़ी गलत होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। हमने प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इस लेक्चर में पढ़ा। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर लें, मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।